नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो समूची मानवता पर कहर है। किस तरीके से अस्पतालों से लेकर शमशानों तक लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं, सावधानियां पर्याप्त नहीं लग रही हैं। अभी तक हमने देखा था जो उम्र दराज थे उन पर खतरा ज्यादा था, अब तो युवाओं, बच्चों सब पर खतरा है। शहर शहर मातम पसरा है। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या शहर शहर गम ठहरा। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहा है ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आराम से बात की, बाय किया, सब किया, और उसके बाद सुबह 3:30 बजे है ही नहीं इंसान। ऐसा होता है क्या? शहर शहर सांसें सहमी है, शहर शहर तम गहरा है। दिल बहुत उदास है, चिंताएं बढ़ रही हैं कि कहीं 100 से ऊपर आंकड़ा न हो जाए। लखनऊ अब किसी से मुस्कुराने को नहीं कह रहा। कुछ दिन गुजरात में गुजारने के निमंत्रण भी मौन है। सबसे खतरनाक मामला जो कल सामने आया उसमें बनासकांठा में एक शख्स जो कि अपने भाई को लेकर अस्पताल में पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में करीब जो एडमिशन प्रोसेस था उसके अंदर 1 से 1.5 घंटा लग गया, जिसकी वजह से गाड़ी में ही उसकी मौत हो गई। मुंबई के मातम को तो आंसू भी कम पड़ने लगे। सन्नाटों के दौर फिर से लौट आए। पेट की पीर फिर से पलायन को मजबूर कर रही है। बीते 1.25 साल से किश्तों में कट रही जिंदगी सांसों की कुर्की तक आ पहुंची। बुजुर्ग जवान तो खतरे में थे ही, ये कोरोना बच्चों की मुस्कुराहट से भी चिढ़ने लगेगा, कौन सोच सकता था। का सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। अंतहीन कतारें हैं इलाज के आस, अंतहीन कतारें हैं इलाज के लिए जूझती जिंदगी की, अंतहीन कतारें हैं मरघटों के बाहर लाशों। कतारें ही कतारें, कतारें ही कतारें। जिस तरीके से कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, कोविड से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं, कोई डॉक्टर नहीं आया। पार्थिव देहों को भी प्रतीक्षा की कतारों में लगना पड़ेगा, कौन सोच सकता था। किसने सोचा था कि मृत्यु के संस्कारों का अधिकार भी इस तरह छूट जाएगा। अंतहीन है इंतजार कि अब हालात सुधरेंगे, अंतहीन है उम्मीदें कि कौन कब तक बच सकेगा, अंतहीन है ये त्रासदी जो हर खुशी पर भारी पड़ रही है, अंतहीन है ये दर्द जो रह रह कर उठ रहा है। से रिलेटेड 2 इश्यूज हैं इस समय हमारे सामने। एक जो हमारा आज का इमीडिएट इशू है कि हमारे देश में करीब 2.5 लाख पर डे के हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर 20,000 पर डे से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अस्पताल ब्रेकडाउन की स्थिति पे पहुंच रहे हैं। लोग बिस्तर, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। ये आज की प्रैक्टिकल रियलिटी है। हमने इससे पहले हेल्थ सिस्टम में क्या किया, भविष्य में क्या करेंगे, वो सब बाद में डिस्कस होगा। हमें आज की स्थिति के लिए तुरंत एक फैसला करना है। चैन की सांस भला कौन ले, यहाँ तो सांस सांस का हिसाब रखना मुश्किल हो गया है। कर्फ्यू लगा है, लोग डरते हैं कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। बड़ी मुश्किल से जान बताते बचाते जहान बचाने की बारी आई थी, लेकिन एक बार फिर जान पर बन आई है और सवाल उठ रहा है कि अगर हालात और खराब हुए तब क्या। ये जिंदगी की लाइन है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, लेकिन जब संक्रमण से मौत की लाइन इससे प्रतिस्पर्धा करने लगे और आगे निकल जाए तो वही होता है जो हो रहा है। ये दूसरी लहर जब अपने पीक पर पहुंचेगी तो क्या होगा, ये सोचकर संवेदनाएं शून्य की स्थिति में पहुंचने लगती हैं। जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहा है, अगर हम 1 हफ्ते आगे देखते हैं और ये वायरस रुक नहीं रहा है तो हमें काफ़ी परेशानी हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली ये उस टाइम पे हो रहा है जबकि हमारे सब पेशेंट्स, नॉन कोविड पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही है।
ट्रॉमा, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे वो हार्ट सर्जरीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे रीनल फेलियर हो, चाहे डायलिसिस हो, सब एक साथ चल रही हैं। तो हमें दोनों को देखना है और इसीलिए हमें फिक्र ये है कि कहीं कोविड की मौतें इस वजह से ज़्यादा ना हो कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो। कहाँ जाएं? कैसे बचें? कुछ भी तो काम नहीं आ रहा। देश 2 लाख संक्रमण के आंकड़े को कब का पार कर चुका। रोज वो आंकड़ा बढ़ता जाता है। रोज जिंदगी को मौत की चुनौती बढ़ती जाती है। जिंदगी सहमी है, कोई लड़े भी तो कैसे, ये भी तो कोई सूरत नजर नहीं आती। फर्स्ट वेव वाज ए प्रोग्रेसिव वेव जिसमें धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे, बट ये सेकेंड वेव काफी एग्रेसिव वेव है। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव इज दैट ये एग्रेसिव होने के कारण बहुत जल्दी स्प्रेड कर रही है, एरियल स्प्रेड है। दूसरा, ये सेकेंड वेव के अंदर यंगर जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्ट हो रही है। 20 to 40 इयर्स के एज के लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। जिंदगी सहमी है, कोई लड़े भी तो कैसे, ये समझ ही नहीं आता। और ये लोग बोल रहे हैं कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? आपने और भी कहीं कोशिश की लेने के लिए? हाँ, बहुत कोशिश की, कहीं पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है। टूटती सांसों की डोर जिंदगी के लिए लड़ रही, ऑक्सीजन अस्पताल के लिए लड़ रही। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, साथ में अस्पताल संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। काफ़ी प्रेशर हम लोग पे भी है और हम लोग वहाँ प्रेशर दे के कहीं से भी, अगर कुछ तो ऐसे समय आ गए कि हमें कहीं बाहर से भी दूसरे हॉस्पिटल से जो कि नॉन कोविड है उनसे मंगा के हमें काम चलाना पड़ा। और हो ये रहा है कि लड़ते लड़ते इंसान हार रहा है। अस्पतालों के गलियारों से लेकर शमशान के अंतिम पड़ाव तक कतारें ही कतारें। पहले अस्पताल के लिए कतारें, जांच हो जाए तो रिपोर्ट के लिए कतारें, मौत हो जाए तो शव के लिए कतारें। कतारों में कतरा कतरा जिंदगी पिघल रही है। धीरे धीरे पीर का पर्वत हर आस से ऊंचा होता जा रहा है। पस्त होती जिंदगी के लिए एम्बुलेंस ही अगर अस्पताल बन जाए तो और क्या कहा जाए और क्या समझा जाए। कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेजी से आएगी किसी ने सोचा नहीं था। इसीलिए सारे लोग मानो इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके थे कि पहली लहर के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। सरकारों ने अपनी तैयारियों को समेटना शुरू कर दिया था, लेकिन शायद गलती यहाँ पर हो गई, क्योंकि दूसरे देशों के अनुभवों से हम वो सीख नहीं पाए कि एक के बाद एक दूसरी लहर आ सकती है। अब अधिकतर प्रभावित शहरों में रात का कर्फ्यू है। दिल्ली जैसे शहर में जो वीकेंड है यानी सप्ताहांत है, उसमें 2 दिन का संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन चीखों को कौन सुने जब मातमों की आवाजें आसमानों को छूने लगी हों। गुजरात बनासकांठा के इस बीमार को बेड नहीं मिला तो कार की सीट कफन बन गई। हमारा भाई 2 कलाक में भी वो लेना आया, ऊपर से घड़ी वाले तपास कर घड़ी जगह फोन किया, पर कोई जगह नहीं कि कोई जगह बेड खाली नहीं। बेड तो चाहिए, लेकिन बेड है कहाँ? देश की राजधानी में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की विस्फोटक स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो इतनी बड़ी है, इसीलिए स्थिति को धीरे धीरे नियंत्रण में करने के प्रयास पूरे जारी हैं। सरकारी दावा है कि दिल्ली में बेड्स की कोई कमी नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि 6000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। तो 6000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। अगर इतने बेड खाली हैं, तो फिर ये कौन बताएगा कि स्ट्रेचर पर, रिक्शों पर लोग अपनों को लेकर भटकने के लिए इतने बेबस क्यों हैं?
मुंबई का दर्द किससे छुपा है? नागपुर भी देखते चलिए, एक बेड पर 3-3 लोग इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। मौत से जंग में सोशल डिस्टेंसिंग का सूत्र भी बदहवासी की भेंट चढ़ चुका है। डॉक्टर भी क्या करे, हालात के हाथों विवश है, और ये विवशता उनकी बातों से भी तब झलकती है जब कोई इन अव्यवस्थाओं पर उनसे सवाल करता है। लेकिन कभी कभी आप देखिए, अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं, लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तब सारे हौसले हिम्मत छोड़ने लगते हैं जब एक तस्वीर ऐसी भी आती है जब अस्पताल की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग किसी तरह अपनी तकलीफ से लड़ते रहते हैं। सवाल सिस्टम पर उठता जरूर है, लेकिन महामारी के दौर में कौन किसका कॉलर पकड़े, पहले जिंदगी के बचने का इंतजाम हो जाए। वही कोरोना बुजुर्गों को भी पहले अपनी चपेट में ले रहा था, और इसीलिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हुई तो हर देश ने ये टारगेट किया कि पहले जो उम्र दराज है उन्हें लगाया जाए। लेकिन इस दूसरी लहर में कोरोना युवाओं और खासकर बच्चों पर एक तरह से कहर बनकर टूट। सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, इम्यूनिटी सब ठीक है, जो पालन करेगा वो बचेगा, ये एक सत्य है। लेकिन कोई क्या करे, कैसे करे जब 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे भी संक्रमित हो जाए। इस बार दर्द इस रूप में भी दोगुना होकर लौटा है। मासूमों की मुस्कुराहटों पर भी संक्रमण अट्टहास कर रहा है। बच्चों के जितने तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, आप लोग क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक अडल्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों में नॉर्मली सारी बीमारियां जो हैं बुखार के साथ, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी सर्दी के साथ होती हैं। और अभी भी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है कि या तो उनको लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स थे, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी खांसी थी, बुखार था। तो प्रॉब्लम सारे वही है। मैम, एक चीज़ समझना चाह रहे हैं आपसे कि वो जो पहला वेव आया था तब भी क्या, क्योंकि प्रोटोकॉल तो हर जगह यही है, एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ आप लोग टेस्ट करने के बाद एडमिट करते हैं, उस समय कितने पॉजिटिव केस आ रहे थे जो आपको कोविड हॉस्पिटल्स में रेफर करने पड़ रहे? उस पूरे दौरान पे हमारे यहाँ करीबन 40-50 बच्चे आए होंगे पॉजिटिव पूरे दौरान। और अब क्या स्थिति है? अभी ये है कि डेली हमारे पास 3-4 बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। चंद महीनों की जिंदगी का सफर तय कर चुके बच्चों की ये तकलीफ कौन समझ सकता है? बीते 2 महीने के अंदर करीब 80,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जो 6 महीने से 18 साल तक के बीच हैं। हर 100 में से 4 संक्रमित की उम्र 10 साल से कम है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 15 मार्च से 11 अप्रैल तक संक्रमित पाए गए कुल 41,324 लोगों में से 3,445 यानी 8% 10 साल से छोटे बच्चे थे। तो मैं कुछ हिदायत पेरेंट्स को देना चाहूंगा। सबसे पहली मैं हिदायत ये देना चाहूंगा, अभी आप लॉकडाउन समझ के चलिए। इस वक्त बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। ये मैं बता दूं, हमारे जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो 41% है इस देश में, यानी कि उनकी आबादी लगभग 55-60 करोड़ है, और उनके लिए एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है, ना भी आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे पास वैक्सीन आने वाली है। तो उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी बहुत बहुत आवश्यक है। जो लक्षण इस बारी देखे जा रहे हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी भी देखे जा रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस, जो आंखों का बहना, वैस्कुलाइटिस जैसे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो जाने, स्किन रैशेस, उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, इस प्रकार के लक्षण भी देखे गए हैं, खाली फीवर नहीं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे अपने क्लिनिक में जो सबसे छोटा बच्चा जो देखा गया जो कोविड पॉजिटिव है वो 14 महीने का था। मेरा ये सब लोगों को एडवाइस है कि अगर कोई भी बच्चा, स्पेशली छोटा इन्फेंट जो हो, ठीक से दूध या खाना ना खाए, उल्टी, पेट में दर्द या पेशाब ठीक ना हो, कोई भी स्किन रैश या आंखों में पानी बहना, आपको लगे कि अगर बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली चीज है आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर डॉक्टर को लगा कि ये कोविड का लक्षण हो सकते हैं, जरूर टेस्ट कराइए। कुछ राज्यों से तो बच्चों की मौत की भी खबरें आ सकती हैं। हालांकि हम आपको साथ में बता दें कि 90% से अधिक बच्चे ठीक होने की स्थिति में हैं, यानी गंभीर लक्षण उनमें नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन बात बच्चों की हो तो केवल उनका संक्रमित होना भी दिल को दहला देता है। बाजारों की रौनकें खामोशियों के हवाले हैं।
अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं, सुविधाएं कम पड़ जा रही हैं, तैयारियां कम पड़ जा रही हैं, लेकिन एक अलग ही तस्वीर उस जगह पर भी नजर आ रही है जहां मौत का इंतजार दिख रहा है। रात के ढेरों में जिंदगी को इस अंतिम सत्य तो सबको मालूम है, लेकिन वो इतना निर्मम और निष्ठुर भी हो सकता है, ये किसने सोचा। कोरोना की दूसरी लहर ने मौत के मायने बदल दिए, इंसानी जिस्मों को मौत की भट्टी का ईंधन बना दिया। पर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में तो 40 बॉडी आई लगभग। 3 महीने मिला के 3 महीने में, पूरे 3 महीने में 40 बॉडी। ये 1 अप्रैल से बढ़ा है यहाँ पर कोविड का। अब कितना, जैसे कल कितना और अभी तक आज कितना? मैं बताऊँ 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक तो 2-3 की एवरेज थी। ये 5 से 10 अप्रैल तक होगी 10 से 12 की एवरेज, और ये 11 से और अब तक जो चल रही है 25 से 30 की एवरेज आ गई है। इसे मानव त्रासदी का सबसे असंवेदनशील दौर कोई कैसे न कहे। लाशों के दाह संस्कार भी लकीरों के मोहताज हो गए। लाल लकीर के आगे कोरोना के मृतक जाएंगे, उस लकीर के पीछे सामान्य मौतों वाले अग्नि के हवाले किए जाएंगे। एक खांचा बन गया है शमशानों में, जहां कोविड के मृतकों के लिए अलग व्यवहार। बस इतना भर रह गया है कि चिताओं का धुआं आसमान में जाकर बिना भेदभाव के एक हो जा रहा है, बाकी सब बदल चुका है। अंतिम संस्कार के नियम भी, रिवाज भी, भावनाएं भी। आइए अब आपको बनारस लिए चलते हैं। बनारस, मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने वाला बनारस। देख लीजिए, ये वही बनारस है जहां हस्ती और मस्ती के नारे जिंदगियों में शामिल किए जाते थे। आज खामोशी है, अंतहीन खामोशी। बनारस लाशों की ढेरियां देख देख कर रो उठा है। कोरोना की दूसरी लहर में मौत यहाँ नया सत्य लिख रही है, ऐसा सत्य जो अंतिम संस्कार के लिए कतारों में खड़ा जिंदगी का मोल बता रहा है। लेकर के जलाने पर 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिले, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे। 1 घंटा लगता है एक डेड बॉडी जलने में। आप जान लीजिए कितना टाइम लगेगा। उसके हिसाब से लकड़ी पे जलाना अच्छा लग रहा है। पर डे इस समय कम से कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है। और दिक्कत इस बात का है कि जो 3 प्लेटफॉर्म था जो बॉडी जल रही थी, इसको कॉरिडोर में काम बंद, प्लेटफॉर्म को बंद करवा के जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अंतिम संस्कार के सम्मानजनक प्रबंध तो काशी के संस्कारों में शामिल थे, लेकिन किसने सोचा था कि इतनी लाशें एक दिन में आएंगी कि जगह कम पड़ने लगेगी। संस्कार कराने वाले कम पड़ जाएंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। सिर्फ 15 मिनट ही लगता था, लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती तो लाशों को लगा दिया जाता था, तो जलने में जितना समय लगता था। लेकिन अब जो है, अभी का जो कोरोना काल में इंतजार है, वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त। मणिकर्णिका घाट पर शवों के जलाने की आवाजों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देती। पहले दौर में यूपी कोरोना प्रबंधन के मामले में मॉडल बना था। यात्रा अथवा सफर के दौरान मास्क, रुमाल, गमछा इत्यादि का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन इस बार संक्रमण इतना अधिक है कि बिखर रहा है। संभालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन रोज स्थिति थोड़ी और बिगड़ती जा रही है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी पब्लिक के कार्यक्रम, अगर वह बंद सभागार है तो 50 से अधिक लोग उसमें एकत्र न हो। खुले मैदान में है तो 100 से ज्यादा लोग एकत्र न हो। लेकिन शर्त यह कि हर एक के पास मास्क होना चाहिए। जो सर्विस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। इन शर्तों के साथ वहाँ पे कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करते हुए इसके साथ ही हम परमिशन दे रहे हैं और इनको हम लागू कर रहे हैं। हमने कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। कंटेनमेंट जोन में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एक कोविड पॉजिटिव कहीं से आ रहा है तो 25 मीटर का रेडियस को हम कंटेनमेंट जोन के साथ जोड़ रहे हैं। जहां पर 2 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, 50 मीटर का रेडियस हम लोग ले रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग है तो फ्लोर वाइज हम इसको कंटेनमेंट जोन के दायरे में ले रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, कहीं चले जाइए, दर्द की दास्तानें कहीं नहीं ठहरती।
तहजीबों के शहर लखनऊ को तो जैसे किसी की नजर लग गई। ये शहर मुस्कुराना भूल रहा है। हजारों केस रोज आ रहे हैं। सन्नाटों को तोड़ती चीखें ही फिलहाल इसका मुकद्दर बन चुकी है। भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। लखनऊ के शमशान भी मणिकर्णिका ही बन चुका, दहकते हैं। सुबह मिलती है तो लाशों की एक और लंबी कहीन कतार। कोरोना की पहली लहर की सबसे भयावह तस्वीर पलायन के रूप में नजर आई थी, जब महानगरों से अपने अपने गांवों की ओर तमाम मजदूर और गरीब लौटने लगे थे। ये आनंद विहार का इलाका है, जहां पर आप देखिए कि उतनी बड़ी संख्या में आपको लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सामान्य भीड़ यहाँ पर दिख रही है, वरना यही बसें हुआ करती थी जो मजदूरों से भरी हुई, शुरुआती दिनों में कम से कम पलायन में मददगार, लेकिन उसके बाद बस कदमों पर लोग कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। इस बार की भयावह तस्वीर ये नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शहरों से गांवों की ओर पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते बरस की वो कहानियां जिनकी व्यथा विधि ने आंसुओं से लिखी थी। लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू नहीं किया, धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी प्रबंधन के ये शब्द इन्हें समझ नहीं आते। समझ आता है तो बस इतना कि जिस रोटी की खुशबू को सूंघते ये गांव से निकलकर शहरों में आए थे, वो खुशबू कोरोना संक्रमण के असर से बेअसर कभी भी। लॉकडाउन लगने के चांस हो सकता है, कहीं लॉकडाउन लग जाए, इसलिए जा रहे हैं। मैं बिहार जा रहा हूँ और वजह यह है कि लॉकडाउन का लगने का चांसेस है, डर के मारे अपना घर जा रहे हैं लौट के। मुंबई में 30 अप्रैल तक सब बंद है। शूटिंग बंद है, सिनेमा बंद है, स्पा, सैलून, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। हालात फिर भी काबू में नहीं आते। क्या होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं हुआ तो क्या फिर बीते साल की तरह लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी? ये सवाल मन में आते हैं तो सर पर गठरी गोद में बच्चे लेकर निकल पड़ते हैं गांव की ओर। हालांकि सरकार ने ये समझाने की बहुत कोशिश है कि यही रहिए, आपका ख्याल रखा जाएगा। तो लॉकडाउन लग गया है, वहाँ पे कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए वापस आना पड़ा। कोशिशें तमाम हैं, लेकिन संक्रमण की दर, मौतों का आंकड़ा, मेडिकल सुविधाओं के लिए संघर्ष इस दौर का भयावह सच है। ये दौर कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। ये दूसरी लहर है, क्या तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, कोई नहीं जानता। कोई सही से ये भी नहीं जानता कि आने वाले दिनों में क्या स्थितियां मौजूदा दौर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। आई है वेव, इसकी रफ्तार जो है बहुत चिंताजनक है और इसके बच्चों को भी और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा फैला है। तो ये तो बात पक्की है कि ये वेव जो है ये खतरनाक है। अब पैनिक जो आप लोग सब कहते हैं, पैनिक से तो ऐसा होता है कि अपना संतुलन खो दे आदमी तो पैनिक होता है। सीरियसली लिया जाए और उसको अच्छी तरह से सोच समझ के उसका सामना किया जाए, वो आज के दिन जरूरत है हमें सबको। हर शख्स को ये जरूरत है समझना कि ये बहुत सीरियस मामला है। कोरोना की इस दूसरी लहर का कोहराम इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया है और इस वजह से ढेरों दिक्कतें आ रही। जिंदगी और मौत के बीच जूझते इनमें से कई के मन इस उलझन में डूबे रहते हैं कि एहतियात बरतने में कोई कमी तो नहीं। बात चौंकाने वाली और परेशान करने वाली ये है कि कई वैज्ञानिक रिसर्चर्स में ये राय बनने लगी है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट का दावा है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है। अगर संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है, चिल्लाता है, गाना गाता है, छींकता है या फिर खांसता है, तो हवा में सांस लेने वाला दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ये ट्रांसमिशन देखा गया है, जबकि ये लोग एक दूसरे के कमरे में नहीं गए थे। स्टडी के अनुसार ऐसा होना हवा के जरिए ही संभव है। कोविड-19 मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर और बिल्डिंग डक्ट्स में भी वायरस पाया गया और ये केवल हवा के जरिए ही वहां पहुंच सकता है। वो स्वास्थ्य कर्मी जो ड्रॉपलेट से बचाव के लिए पीपीई किट पहने थे, वो भी संक्रमण का शिकार हुए। ऐसा सिर्फ एरोसोल एक्सपोजर से ही हो सकता है। ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इसलिए घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब कि अगर आप अंदर कमरे में हो या किसी हॉल में हैं जहां पे ज्यादा लोग हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। आप खिड़कियां खोल के रखें, चाहे गर्मी का मौसम हो, बेटर है कि खिड़की खुली रहे और हवा आती रहे, जिससे जो हवा में अगर वायरस है
तो वो बाहर चले जाए क्रॉस वेंटिलेशन से। हालांकि इस स्टडी पर अलग अलग राय हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि फिर बचाव कैसे होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार मास्क लगाने से 80% तक खतरे को टाला जा सकता है। अगर इस रिसर्च पर WHO की मुहर लगी तो कोरोना प्रोटोकॉल में भारी बदलाव आएगा और दुनिया को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। कहर तो है, लेकिन मुकाबला सबको मिलकर करना है, सावधानी बरतनी है। डॉक्टर कहते हैं अगर सावधानी बरती जाए तो ये दौर भी निकल जाएगा, लेकिन इतना समझना है कि ये बीमारी जिस तरह का कोहराम लाती है, हमें हर दिन सावधान रहना होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।